Hello and welcome. Let us start the next topic after time dilation, that is the length contraction. टाइम डायलेशन में हम लोग ने देखा कि अगर कोई ऑब्जर्वर मूव करता है और उस ऑब्जर्वर के साथ एक घड़ी जुड़ी हुई है तो वो घड़ी स्लो डाउन हो जाएगी, उस घड़ी की जो रफ्तार है वो कम हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरा ऑब्जर्वर जो कि स्टेशनरी स्टेट में है और वो उसके साथ कोई घड़ी जुड़ी हुई है तो वो घड़ी एक नॉर्मल तरीके से टाइम के फ्लो को फॉलो करेगी। तो एक मूविंग ऑब्जर्वर के लिए घड़ी स्लो डाउन हो जाती है, इसी को हम टाइम डायलेशन कहते हैं, टाइम का डिले हो जाना कहते हैं। और ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर टाइम डिले हो रहा है तो टाइम के साथ स्पेस भी जुड़ा हुआ है, लेंथ की भी बात टाइम के साथ जुड़ी होती है, तो यहाँ पर लेंथ पे भी कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। तो यहाँ से हम देखेंगे कि एक ही रिलेटिविटी के इफ़ेक्ट की वजह से स्पेस भी वेरी करता है, स्पेस में भी वेरिएशन होता है और टाइम में भी वेरिएशन हमने देखा है। तो जो स्पेस वाला वेरिएशन है उसको समझने के लिए हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की स्टडी करेंगे। देखिए यहाँ पर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में क्या है, सपोज हमारे पास एक रॉड है और ये रॉड किसी मूविंग ऑब्जर्वर के साथ जुड़ी हुई है और वहीं एक दूसरा स्टेशनरी ऑब्जर्वर है। अब इस रॉड की लंबाई कैसे नापी जा रही है, इस रॉड की लंबाई को मेजर करने का तरीका क्या है। नॉर्मली क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई मीटर स्केल है तो यहाँ 0, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इस तरह से हमारे पास कुछ पैरामीटर्स बने हैं, कुछ स्केल बनी है और हमारी एक रॉड है यहाँ पर। तो अगर ये रॉड फिक्स है यानी इसकी वेलोसिटी 0 है तो आप देखते हो कि इसका एक सिरा ए सिरा 0 पर है और बी सिरा जो है वो 2.5 सेंटीमीटर पे है। तो आपको रॉड की लंबाई निकालनी, तो आप सिंपली 2.5 में से 0 घटा दोगे तो आपको 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आप कहोगे इस रॉड की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है। लेकिन तब क्या होगा अगर रॉड मूव कर रही है, अगर रॉड लगातार चल रही है, तो देखें जैसे रॉड चल रही है तो किसी टाइम पर आपने मेजर किया, ठीक है, तो ये सिरा आया 0। फिर जब आप दूसरे सिरे को देखने गए तब तक रॉड इतनी मूव कर गई, फिर आप थोड़ा अभी पहुँचे नहीं थे तब तक रॉड यहाँ पर आ गई और यहाँ पे आए तब आपने दूसरा सिरा मेजर किया तो आया पता चला 3.2। तो आपने इस सिरे का वैल्यू निकाला था 0 और जब यहाँ पहुँचे तो आपने देखा इसकी वैल्यू है 3.2। तो क्या 3.2 में से 0 घटा देंगे हम, तो इसका मतलब है इस रॉड की लंबाई 3.2 सेंटीमीटर आनी चाहिए, जो कि नहीं है। रॉड तो 2.5 सेंटीमीटर की ही है। यहाँ दिक्कत क्या हो गई, दिक्कत ये हो गई कि आपने इस चलती हुई रॉड के इन दोनों सिरों को एक ही टाइम पर नहीं मेजर किया। अगर आप एक टाइम पे मेजर नहीं करोगे तो उस रॉड की लंबाई इस बात पर डिपेंड करेगी कितनी तेज चल रही है। हो सकता है जब आप यहाँ पर देखें 0 और जब तक आप यहाँ पर देखते क्या है तब तक ये रॉड 1 किलोमीटर आगे चली गई होती। अगर बहुत हाई वेलोसिटी होती तो आपने जब दूसरे सिरे पहुँचे तो दूसरा सिरा 1 किलोमीटर पे था, तो आप 1 किलोमीटर माइनस 0 करोगे तो इस रॉड की लंबाई 1 किलोमीटर समझ में आएगी, जो कि है नहीं, जो कि एब्सर्ड है। तो यहाँ पर क्या चाहिए, आपको चाहिए ये कि जब आप इस मूविंग फ्रेम में इस रॉड को मेजर कर रहे हो तो साइमल्टेनियस तरीके से इन दोनों सिरों को एक ही साथ आप मेजर करो। तो मूविंग फ्रेम में आपको वो साइमल्टेनियस अजम्पशन अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा ही हुआ यहाँ पर, हमने इस रॉड को मेजर किया मूविंग ऑब्जर्वर ने, उसने इस डिस्टेंस को निकाला XA डैश और इस सिरे की डिस्टेंस को निकाला XB डैश, ठीक है। तो इस मूविंग ऑब्जर्वर ने इस रॉड के दोनों सिरों को डिस्टेंस निकाला और क्या कैलकुलेट किया कि XB डैश माइनस XA डैश, इसकी वैल्यू निकाल ली L0, इसको कहा गया L0। वहीं इस चलते हुए रॉड को इस स्टेशनरी ऑब्जर्वर ने जब मेजर किया तो उसने इस डिस्टेंस को मेजर किया XA और इस डिस्टेंस को मेजर किया XB। अब इसने जो डिस्टेंस निकाली वो है XB माइनस XA इज इक्वल टू L। तो सपोज ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब स्टेशनरी स्टेट के ऑब्जर्वर ने ये डिस्टेंस कैलकुलेट की है। तो हम जब देखें, अब यहाँ पर हम सीधे तौर पर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लगा सकते हैं, क्योंकि स्टेशनरी स्टेट के ऑब्जर्वर ने x निकाला था
और टाइम t पर, एक ही टाइम पर, तो हम यहाँ पर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बाई लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। क्या होगा, आपको पहले निकालना है ये वैल्यू है ना, तो आप निकालोगे एक्स बी डैश, तो एक्स बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बी माइनस वी टी, कोई टाइम टी, माइनस एक्स ए डैश अपॉन ये रहेगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, माइनस एक्स ए बराबर हो जाएगा एक्स ए माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसको मत लगाएं। अब यहाँ से क्योंकि हमने एक साथ दोनों को मेजर किया है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू हमेशा एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगी। तो आपके पास वैल्यू आएगी एक्स बी डैश माइनस एक्स ए डैश इज इक्वल टू एक्स बी माइनस एक्स ए अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और इसको अगर हम इस इक्वेशन नंबर 1 और 2 के साथ लिखें तो ये हो जाएगा L नॉट इज इक्वल टू L अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। और यहाँ से L की वैल्यू आ जाएगी L नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। वाई इट इज कॉल्ड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि ये जो क्वांटिटी होती है एक से छोटी होगी। तो अगर कोई ऑब्जर्वर उस रॉड के साथ मूव कर रहा है, जिस फ्रेम में रॉड मूव कर रही है उसी फ्रेम में जो ऑब्जर्वर होगा उसको पता चलेगा कि रॉड की लंबाई पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरा ऑब्जर्वर है जो बाहर है, स्टेशनरी स्टेट में है, उसको क्या पता चलेगा कि जो ओरिजिनल लेंथ थी उस लेंथ में इस फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन हो चुका है, और इस फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन होने की वजह से हमारा जो एक्चुअल जो ऑब्जर्व लेंथ है वो इस ओरिजिनल लेंथ से कम आ रही है। तो इस लेंथ को हम नाम देते हैं प्रॉपर लेंथ, जो कि उस रॉड के फ्रेम में बैठे गए ऑब्जर्वर के द्वारा मेजर किया जाता है, और ये हो जाता है ऑब्जर्व्ड लेंथ, जो कि मूविंग फ्रेम में बैठा हुआ ऑब्जर्वर लेता है। तो अल्टीमेटली यहाँ से पता ये चला कि जैसे जैसे कोई रॉड मूव करती जाती है वैसे वैसे उसकी जो लंबाई, कौन सी लंबाई, जो मान लो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो एक्स डायरेक्शन में अगर आप देखोगे और आपकी रॉड एक्स डायरेक्शन में रखी है, तो एक्स डायरेक्शन में देखने पर इस रॉड की लंबाई में आपको कमी होती हुई दिखाई पड़ेगी उस ऑब्जर्वर को जो कि बाहर से खड़ा हुआ देख रहा है। इस घटना को, इस कॉन्सेप्ट को हम नाम देते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। इससे पहले हमने पढ़ा टाइम डायलेशन, और अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। तो टाइम डायलेशन में हमारे पास टाइम का वेरिएशन दिखा, और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में हमने लेंथ का वेरिएशन देखा। तो जब रिलेटिविस्टिक इफेक्ट होता है तो ये दोनों तरह के वेरिएशन साइमल्टेनियसली आपको दिखाई पड़ते हैं। ऐसा नहीं होता है कि किसी की एक घटना में लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता है, कहीं दूसरी जगह पर टाइम डायलेशन होता है। बोथ दीज इवेंट्स आर एमलगमेटेड हैं, आपस में मिक्सअप हैं, और इसी से हमारे पास रिलेटिविटी का स्पेस टाइम वेरिएशन का कॉन्सेप्ट आता है कि स्पेस और टाइम जो इतने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से मिक्स होते हैं, इनमें जो वेरिएशन होता है तो उससे रिलेटिविटी के जुड़े हुए जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हम देखते हैं, हम समझ पाते हैं। Okay, so this is all about the length contraction. So in the next videos I will discuss more about some numerical problem related with the length contraction and with the time dilation, और कुछ उसके जो application हैं, जो कुछ experimental verifications है, वो भी हम लोग discuss करेंगे. So till then have a nice day and take care of yourself. Bye bye.